सिद्धपुर गांव हयाली और खुशहाली के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती आग और महीनों से बरसात न होने के कारण गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में संजय अपनी पत्नी नताशा और नवजात बेटी जुरी के साथ रहता था। गरीब किसान संजय ने कुछ महीने पहले सेठ चंद्र से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दयी इंसान था। वह अपने उधार दिए पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। संजय की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। अब क्या करें? जी पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ चंद्र का कर्ज। नताशा, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। संजय, बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर खींच निकालूंगा। नताशा घबरा गई और बेटी को सीने से चिपकाकर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वे हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। संजय जैसे ही बाहर आया, सेठ चंद्र ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? मेरे आदमी इसको सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने संतोष को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर नताशा ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह झुरी को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। भागते भागते नताशा गांव के बाहर बहने वाली खारी नदी के पास पहुंच गई। वह थक कर रुक गई और पीछे मुंह ढकर देखा तो सेठ चंद्र के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। नताशा ने बिना समय गवाए झुरी को नाव पर रखा और उसे नदी में धकेल दिया। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने नताशा को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब नताशा गांव पहुंची तो उसने देखा कि संजय खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हे भगवान, संजय, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? इसे भी मार दो या फिर गांव वालों के मनोरंजन के लिए छोड़ दें। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। तो बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसकी लाश को संजय की चिता के साथ चला दो। गांव के लोग मूक दर्शक बने। यह भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ चंद्र के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में संजय और नताशा की लाशें राख में बदल गई। एक बूढ़े ग्रामीण ने सेठ चंद्र से कहा, उसकी बेटी झुरी को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी, भूखी प्यासी भटकती होगी, अब तक खत्म हो चुकी होगी। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। इस साल का सूखा संजय और नताशा के परिवार पर कहर बनकर टूटा। हाँ, लेकिन झुरी का अब तक कोई पता नहीं चला। खारी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में हीरा और उसकी पत्नी सीता रहते थे। सिद्धपुर की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत खत्म हो रहे थे और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, सीता झोपड़ी के आंगन में बैठी थी। हीरा अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अरे हीरा, तुम कौन सा काम करोगे? हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ न कुछ तो होगा ही। सीता, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? ये तो भगवान के हाथ में है हीरा। हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। हीरा कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस भरकर उठ खड़ा होता है। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरांदी के किनारे होकर आता हूँ। सीता सिर हिला देती है और मोहन झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोहन एक पत्थर पर बैठकर दूर तक बहती नदी को देखने लगा। तभी उसे कहीं से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई। वह इधर उधर देखता है लेकिन कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ही पलों में रोने की आवाज फिर से आने लगती है और इस बार और भी तेज। क्या ये बच्ची झूरी है? क्या लगता है झूरी जिंदा होगी?
अगर जिंदा होगी तो वो अपने माँ बाप का बदला लेगी। ये सब जानने के लिए देखते रहिए गरीबी की मार पार्ट 2 में।